अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन के बारे में कि सरफेस टेंशन क्या होता है और उसके बारे में हम सोचेंगे कि ये किस तरह इम्पोर्टेंट है किसी भी मॉलिक्यूल को समझने के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक दो पार्ट्स है, ठीक है। एक पार्ट ए है, यहाँ पे जो तस्वीर दी हुई है, तो इसमें से दो पार्ट हैं सरफेस ऑफ लिक्विड के। एक पार्ट है ए और दूसरा पार्ट है बी। अब यहाँ पे देखें कि बी जो पार्ट है दैट इज सराउंडेड बाय इक्वल फोर्सेस। ये चारों तरफ से एक जैसे फोर्सेस इन पे अप्लाई हो रहे हैं, तो ये फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस है। अगर हम बात करते हैं ए के बारे में, तो ए में नीचे से फोर्स है, साइड से फोर्स है, लेकिन ऊपर से कोई फोर्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल नहीं है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो डाउनवर्ड है। तो अगर हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो सरफेस टेंशन में क्या होता है कि द फोर्स दैट इज़ अप्लाइड ऑन द लिक्विड सरफेस दैट इज सेड टू बी अ सरफेस टेंशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि सरफेस टेंशन इज़ द फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड। तो किसी भी यूनिट लेंथ में जो सरफेस होगा, सरफेस पे राइट एंगल पे जो फोर्स लगेगा उसको हम सरफेस टेंशन कहेंगे। अब यहाँ पे ये बात एक माननी पड़ेगी कि कोई भी लिक्विड होगा तो उसमें जो सरफेस टेंशन की वजह से वो अपना एरिया कम कराएगा। तो हमें पता है कि सबसे कम एरिया जो होता है वो स्फीयर का होता है। तो जब फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर होगा या कोई भी लिक्विड होगा इज़ ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप। ये क्यों होता है? क्योंकि सरफेस टेंशन इस पर हर जगह अप्लाई होता है, तो वो क्या करता है, सरफेस एरिया को कम करता है। तो इस वजह से सरफेस एरिया कम होने की वजह से ये स्फीयर हो जाता है। तो एक तो सरफेस टेंशन बहुत ही अहम सब टॉपिक है, ख़ास करके लिक्विड के हवाले से इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि एक तो यहाँ पे डेफिनेशन भी आ सकती है जो लिखी हुई है। अच्छा, उसके अलावा दूसरी टॉपिक है सरफेस टेंशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कॉज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। मतलब वो तवानाई जिससे सरफेस एरिया की जो एनर्जी वो है, जो सरफेस एरिया वो बढ़ाए, तो इसको हम कहेंगे कि दैट इज़ आल्सो अ सरफेस टेंशन। मतलब वो एनर्जी जो सरफेस एरिया जो है को बढ़ाए, तो उसको हम कहेंगे कि सरफेस टेंशन। तो अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो सरफेस टेंशन के जो यूनिट होगा वो होगा डाइन पर सेंटीमीटर और अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन पर सेंटीमीटर या उसको हम कहेंगे कि अर्ग पर सेंटीमीटर। तो लिक्विड क्या होता है? लिक्विड टेंड टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया। लिक्विड जो होता है वो सरफेस एरिया को मिनिमाइज करता है एज मच एज पॉसिबल टू अटेन अ स्फेरिकल शेप। ये इसको हम ये समझेंगे कि किसी भी लिक्विड को जो उसके लिक्विड होता है तो क्या होता है, जो जब ऊपर से गिरता है तो वो क्या करता है, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करता है और ये खुद स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने ये देखा होगा, खास करके वाटर जो निकलता है तो वो भी स्फेयर में हो जाता है। तो रीज़न बिहाइंड इज़ द प्रेजेंस ऑफ कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द सरफेस मॉलिक्यूल्स। तो इसका सबब ये है कि यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस होते हैं जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स में होते हैं। एंड द मॉलिक्यूल्स टुवर्ड द इंटीरियर साइड, जो अंदर साइड होते हैं वहाँ पे भी फोर्सेस होते हैं, सिंस द सरफेस मॉलिक्यूल्स आर बीइंग पुल्ड बाय द इंटीरियर वंस। तो क्या होता है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सरफेस को मॉलिक्यूल्स को पुल करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि नेट जो है डाउनवर्ड पुल होता है या इनसाइड पुल होता है। तो इससे क्या होता है कि वॉल्यूम जो एरिया लीस्ट एरिया टू वॉल्यूम रेशियो आ जाता है।
अब यहाँ पे डू यू नो, आपको पता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप आर नोन एज कोहेसिव फोर्सेस। मतलब वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो तो उसको हम कोहेसिव फोर्सेस कहेंगे, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होंगे तो उसको हम एडेसिव फोर्सेस होंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मरकरी का एग्जांपल दिया गया है। तो जब मरकरी गिलास के दरमियान होता है तो गिलास और मरकरी के दरमियान जो फोर्स होगा दैट इज सेड टू बी एडेसिव फोर्स। तो यहाँ पे देखते हैं कि मरकरी क्या गिलास के ऊपर वो अट्रैक्ट होती है या नहीं। तो हमें देखा है जब मरकरी को देखते हैं तो मरकरी में ऐसा होता है कि गिलास में वो इतना नहीं खींचती। तो इस वजह से कि क्योंकि मरकरी के दरमियान जो फोर्सेस होते हैं वो सबसे स्ट्रांग फोर्सेस होते हैं, वो ज़्यादा फोर्सेस होते हैं, कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं एडेस की वजह से। तो इस वजह से वहाँ पे इनके आपस में अटैचमेंट नहीं देखने को मिलती। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खास करके डिफरेंट सरफेस टेंशन ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मुख्तलिफ लिक्विड्स हैं जिसकी सरफेस टेंशन दी हुई है। यहाँ पे इथेनॉल है 22.03 डाइन्स पर सेंटीमीटर है। उसके अलावा एसीटोन है 23.7 डाइन्स पर सेंटीमीटर है। उसके अलावा क्लोरोफॉर्म है, आप देख सकते हैं 27.11 डाइन्स पर सेंटीमीटर है। और लिक्विड बेंजीन 28.88 डाइन्स पर सेंटीमीटर है। वाटर जो है 72.583 सेंटीमीटर डाइन पर सेंटीमीटर है। और उसके अलावा मरकरी जो है 471.6 डाइन्स पर सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे एक एसेंशियल फैक्टर जो है वो जो असरअंदाज होता है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब जो सरफेस टेंशन क्यों होता है, क्योंकि उनके दरमियान जो फोर्सेस है उसकी इंस्टेंट की वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मरकरी में सबसे ज़्यादा सरफेस टेंशन है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ अराउंड 471.6, और सबसे लीस्ट जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है इथेनॉल का। तो आप ये ऐसे सवाल जो हैं एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप ये नोट कर लें। अच्छा, उसके अलावा इन एसेंशियल फैक्टर विच अफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यहाँ पे एक बात ये समझनी है कि जैसे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगे तो सरफेस टेंशन भी बढ़ेगा, और सरफेस टेंशन को बढ़ने की वजह से जो है तो अगर आप इसमें से सवाल आया आपको कि इनमें से कौन से लिक्विड में ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा तो आप कौन सा टिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, वाटर है और मरकरी है, तो आप मरकरी पे जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा वाटर में सरफेस टेंशन जो है वो अदर लिक्विड से हाई है, इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पे वाटर में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होती हैं तो वो मजबूत बॉन्ड होती है, सेकेंडरी बॉन्ड होती है, तो इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मजबूत होता है। इस वजह से surface tension of water is greater than the organic compound. Mercury is much higher surface tension than water because it adds some altitude by strong metallic bond. अब मरकरी में जो है वो स्ट्रांग मेटलिक बॉन्डिंग होती है, तो इस वजह से इसमें सरफेस टेंशन जो है वो ज़्यादा होता है वाटर से। सरफेस टेंशन इज़ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक बात टेम्परेचर की होती है कि टेम्परेचर क्या करता है। टेम्परेचर ये करता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल को बढ़ाती है। जब ये लिक्विड मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो क्या होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, चाहे वो मेटालिक फोर्सेस हो, चाहे वो लंदन फोर्सेस हो, चाहे वो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फोर्सेस हो, वो कम हो जाते हैं। तो इस वजह से सरफेस टेंशन जो है वो कम होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कैपिलरी एक्शन। अब कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डायग्राम में, यहाँ पे एक बीकर है, उसमें पानी है, और आप कैपिलरी ट्यूब जब डालेंगे तो कैपिलरी ट्यूब में वाटर ऊपर आ जाएगा। तो इस एक्शन को हम कहेंगे कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी अट्रैक्शन। तो ये ऊपर ही आ जाए, कभी कभी नीचे भी जा सकता है, तो डिपेंड करता है फोर्सेस के दरमियान कि इसमें कौन से फोर्सेस है, एडेसिव फोर्सेस है या कोहेसिव फोर्सेस है। अच्छा, ये कोहेसिव फोर्सेस और एडेसिव फोर्सेस, जब एडेसिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं कोहेसिव फोर्सेस से तो ये ऊपर चला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इनमें दोनों फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं।
यहाँ पे वाटर का एग्जांपल दिया हुआ है, वाटर राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब बिकॉज इट्स एडेसिव फोर्सेस बिकम्स स्ट्रॉन्गर इन द ट्यूब ऑफ स्मॉल डायमीटर। तो वाटर में क्या होता है कि एडेसिव फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्गर होते हैं स्मॉलर डायमीटर में, तो इस वजह से ये ऊपर आ जाता है। अदर एग्जांपल्स ऑफ कैपिलरी रिएक्शन आर स्प्रेडिंग ऑफ इंक इनटू ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर पे कोई जो इंक है वो ऊपर जाती है, तो इस या राइज ऑफ ऑयल इन द विक्स ऑफ लैंप में भी ऑयल जो है ऊपर चढ़ जाता है, तो ये भी एक कैपिलरी रिएक्शन की एग्जांपल है। अच्छा, उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज सेड टू बी एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंज। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले जो कम एनर्जी वाली स्टेट होती है दैट इज सेड टू बी अ सॉलिड स्टेट। तो जब हम सॉलिड स्टेट को हम हीट करेंगे तो वो उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो कम हो जाएंगे, तो इस वजह से क्या होगा कि सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आइस को हम गर्म करते हैं तो आइस जो है वो एनर्जी लेगा और उससे लिक्विड वाटर बन जाएगा, तो उससे जो एनर्जी चाहिए जिसको फ्यून करने के लिए, मतलब सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड स्टेट में, तो उसकी एनर्जी जो है वो +6.02 किलो जूल पर मोल होगी। इवन दो हीट इज़ बीइंग सप्लाई ड्यूरिंग मेल्टिंग, मतलब ये हीट जो है वो सप्लाई हो रही है मेल्टिंग की वजह से, बट टेम्परेचर में कांस्टेंट, जो टेम्परेचर होगा वो एक जैसा होगा, बिकॉज ऑल ऑफ द एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड बाय द मॉलिक्यूल्स टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो जितनी भी एनर्जी हम देंगे वो क्या होगी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो वो कम करेगी या उसमें अप्लाई होगा, तो इस वजह से टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा। उसके अलावा मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। तो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट बॉइलिंग पॉइंट इज रेफर्ड टू एज मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पे लिक्विड वाटर है तो ये लिक्विड वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो उसमें से हमको कितनी एनर्जी जो है वो देंगे, वो हम तकरीबन +40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी देंगे, तो ये लिक्विड वाटर जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो इसको हम कहेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब कितनी एनर्जी दें जो लिक्विड कन्वर्ट हो वेपर्स में, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पे हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज मच ग्रेटर देन द हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन से हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, because while converting liquid into vapor, notable change in the intermolecular distance and potential energy of particles occur। यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी सारी वेपर्स जो है वो बनते हैं और यहाँ पे काफ़ी तब्दीली आती है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान जो पार्टिकल में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन आपको पता है कि क्या प्रोसेस है। बेसिकली सब्लिमेशन को हम ये समझते हैं कि सब्लिमेशन इज़ व्हेन वो सॉलिड जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत कम हुए, तो वो डायरेक्टली लिक्विड में आने के बजाय वो डायरेक्टली जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको हम सब्लिमेशन कहेंगे या इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहेंगे। तो सब्लिमेशन इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सॉलिड दैट गोज़ इनटू द गैस दैट इज़ कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राई आइस है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहेंगे। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो ड्राई आइस है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस व्हेन वी गिव एनर्जी टू इट। जब हम एनर्जी देंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट प्रोसेस इज सेड टू बी सब्लिमेशन। और जितनी एनर्जी चाहिए कन्वर्ट करने के लिए, एक मोल में कितने ग्राम होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के? 44 ग्राम। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, जो एनर्जी चाहिए तो उसको हम मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। अच्छा, दूसरे क्रिस्टल्स जो होते हैं देट आर सेड टू बी अ लिक्विड क्रिस्टल्स। ये एक मतलब लिक्विड और सॉलिड के बीच वाली स्टेट है, ठीक है। तो इस स्टेट को हम लिक्विड क्रिस्टल कहेंगे। तो लिक्विड क्रिस्टल इज अ स्टेट ऑफ मैटर बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। ये जो स्टेट होती है वो लिक्विड और सॉलिड के दरमियान होती है। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फ्रेडरिक रिंडजर। ये जो है फ्रेडरिक रिंडजर ने सबसे पहले दी थी, आइडेंटिफाई की थी, ऑब्जर्व की थी व्हाइल ही वाज एग्जामाइन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये मुख्तलिफ कोलेस्ट्रॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है डेरिवेटिव उसको देख रहे थे। तो ही ऑब्जर्व दैट कोलेस्ट्रॉल बेंजीन
बेंजोइट डिड नॉट मेल्ट द सेम वे एज अदर कंपाउंड, मतलब ये इसने देखा कि कोलेस्ट्रॉल बेंजोइट जो है वो वैसे मेल्ट नहीं हो रहा जैसे और हो रहे हैं। तो इट हैज़ 2 मेल्टिंग पॉइंट, की 2 मेल्टिंग पॉइंट थी। इट मेल्ट्स 145.5 डिग्री फर्स्ट एंड मेल्टेड इनटू क्लाउडी लिक्विड, पहले 145.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हुआ और उसके बाद ये दोबारा मेल्ट हुआ, तो मेल्टेड अगेन एंड क्लाउडी बिकम क्लियर एंड दिस फिनोमेना वाज रिवर्सिबल। तो ये जो फिनोमेना थी वो टेम्परेचर कम करने की वजह से वापस आ रही थी। तो लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूजुअली ऑर्गेनिक नेचर, लिक्विड क्रिस्टल जो हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं और मे बी समटाइम्स मिक्सचर ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो ये लिक्विड क्रिस्टल जो है ऑर्गेनिक होते हैं या कभी कभार ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल एग्जिस्ट बोथ नेचुरली और दे कैन बी सिंथेटिकली डेवलप्ड। लिक्विड क्रिस्टल जो है होते हैं ये नेचुरली होते हैं या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल से हम बनाते हैं। लिक्विड क्रिस्टल कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम प्योर लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो लिक्विड क्रिस्टल को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्योर लिक्विड से या क्रिस्टलाइन सॉलिड से, क्योंकि ये इनके बीच के दरमियान स्टेट होती है विथ इट्स सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे हम इसको अलग कर सकते हैं। दे हैव एबिलिटी टू फ्लो लाइक लिक्विड्स, मतलब उनकी जो एबिलिटी होती है कि वो लिक्विड जैसे फ्लो करते हैं, बट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इज समहाउ रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जिसकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो होगी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जैसी होती है। तो ये आप देख सकते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है लेफ़्ट साइड पे, बीच में लिक्विड क्रिस्टल है और यहाँ पे राइट साइड पे जो है आइसोट्रॉपिक लिक्विड है। तो द लिक्विड क्रिस्टल हैव ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इज फाउंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड बट एक्सहिबिट इन आइसोट्रॉपी। लिक्विड क्रिस्टल के पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं पर इसमें एनाइसोट्रॉपी नहीं होती। अच्छा, यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। तो लिक्विड क्रिस्टल्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल आर कॉमनली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, ये जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCDs आर यूज्ड इन द स्क्रीन्स ऑफ वेरियस डिवाइसेस लाइक रिस्ट वॉचेस में इस्तेमाल होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में इस्तेमाल होते हैं, टैबलेट कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं, स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है, टेलीविज़न में इस्तेमाल होती है, pH मीटर में ये एंड ATM मशीन जो हैं वो भी उसमें जो डिस्प्ले के लिए जो लिक्विड स्क्रीन होती है तो उसमें इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज टू टेम्परेचर सेंसर्स एंड थर्मोमीटर्स, खास करके थर्मामीटर्स में टेम्परेचर सेंसर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। एंड अदर डिवाइसेस टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर, या और डिवाइसेस जो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट और भी है कि लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन मेनी फील्ड्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, खास करके मुख्तलिफ फील्ड्स में इस्तेमाल होते हैं साइंस और इंजीनियरिंग। डिटेक्ट फॉल्टी कनेक्शन इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स में जो फॉल्टी कनेक्शंस होते हैं उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं। उसके अलावा इन मेडिकल साइंस लिक्विड क्रिस्टल हेल्प टू डिटेक्ट ब्लॉकेज ऑफ वीन्स आर्टरीज एंड ट्यूमर्स etc, खास करके यहाँ पे जो ब्लॉकेज होती है वीन्स की, आर्टरीज की, ट्यूमर्स की, वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स एज सॉल्वेंट फॉर सेपरेशन ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। सम ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स आर आल्सो यूज्ड इन हाइड्रोलिक मशीन से ड्यू टू देयर हाई विस्कोसिटी। तो कुछ जो है वो हाइड्रोलिक मशीन्स में इस्तेमाल हो रहे हैं उसकी विस्कोसिटी हाई होने की वजह से। तो ये लिक्विड क्रिस्टल के काफ़ी सारे। अच्छा, उसके अलावा यूजेस ऑफ लिक्विड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, आप देख सकते हैं कि LCD जो है इज़ अ ग्रेट इन्वेंशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्यू टू इट्स फ्लैट इम्पैक्ट कॉम्पैक्ट स्क्रीन एंड एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ पिक्चर। जो LCD आप टेलीविजन या कोई बड़ी LCD जो है नहीं वो देख सकते हैं, तो इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है दैट इज़ लिक्विड क्रिस्टल। तो लिक्विड क्रिस्टल इज सील्ड बिटवीन द टू ग्लासेस शीट्स हैविंग अ ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव सरफेस। व्हेन बैकलाइट इज एक्टिवेटेड द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल रीअरेंज देयर डायरेक्शन टू प्रोड्यूस डिस्प्ले। तो ये लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, को रीअरेंज होते हैं, तो इस वजह से डिस्प्ले जो है वो पैदा होता है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, तो आप पढ़ के आप एक्टिविटी। तो आज के लिए ये चैप्टर मुकम्मल होता है और उसके अलावा जो भी टॉपिक है या को समझने के लिए हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर मेरी वीडियो भी आपको ये पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके।
ठीक है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो थैंक यू, और आप थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। ओके।